आप सभी को माधव प्रकाश का नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस से बाहर कैसे निकलना है, डिफेंस कैसे लेते हैं इन केसेस में। एक झटके में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी आपके सामने, पचा नहीं पाएंगे आप, तो ज़रूरी है इस वीडियो के लिए कि आप नोट्स बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए। अक्सर बोलता नहीं हूँ अपनी वीडियोज़ में, लेकिन आज की वीडियो ज़रा अलग है। एक बात तय है कि अगर आप डॉक्टर हो, आपके ऊपर केस हो गया है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो आप इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वकील को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको लॉ नहीं पता, आपके वकील को मेडिकल साइंस नहीं पता और जज को दोनों ही नहीं पता। रिजल्ट इसका ये होगा कि केस रह जाएगा धरती पे और आप पर लोग। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके खिलाफ है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे ख़त्म करें। अगर एक्सपर्ट विटनेस की टेस्टिमनी आपके खिलाफ है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कैसे करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस और एरर ऑफ जजमेंट में क्या फ़र्क है, मेडिकल नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी इन सर्विस में क्या फ़र्क है। हम बात करेंगे कॉजेशन लिंक क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या होता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है। तो इस वीडियो को आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं वीडियो की यूट्यूब से, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के बारे में बात करेंगे। हालांकि अगर आपके पास सूट फॉर डैमेजेस हो गया है या फिर कंज्यूमर कोर्ट में भी है, तो जो बेसिक इसका फंडामेंटल्स हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, वो इस वीडियो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके ऊपर केस हो गया है क्रिमिनल, इसका मतलब पेशेंट की डेथ हो चुकी है इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में, 304A IPC डेथ बाय नेग्लिजेंस का केस आपके बन गया है। लेकिन डिफरेंस है डेथ बाय नेग्लिजेंस में और डेथ बाय मेडिकल नेग्लिजेंस में। इसमें डेथ बाय मेडिकल नेग्लिजेंस में से स्पेसिफिकली प्रोसिक्यूशन को बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी प्रूव करने पड़ेंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो कि वो प्रूव नहीं कर पाता। और दिक्कत ये है कि यू एज अ डॉक्टर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते क्योंकि आपको लॉ नहीं पता। तो टोटल 4 मौके मिलेंगे आपको बचने के, 4 बॉल है। एक भी बॉल पे आप खेल गए तो आप केस जीत गए। तो पहला एलिमेंट है ड्यूटी ऑफ केयर, जो कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है आपकी ड्यूटी थी। अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपकी ड्यूटी नहीं थी तो आप केस से बाहर। लेकिन आसान नहीं है प्रूव करना। प्रूव करने के लिए यू हैव टू नो दैट वेयर योर ड्यूटी हैज़ कमेंस्ड एंड वेयर इट विल गेट कंप्लीटेड। और पता कैसे चलेगा ये? थ्रू मेडिकल लिटरेचर। मेडिकल लिटरेचर मतलब जो टेक्स्ट बुक है जो आपके कॉलेज में पढ़ाई जाती है, या फिर वो बुक्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जजमेंट में रेफ़र करी है। ऐसी बहुत सी बुक्स है, जैसे एक किताब का नाम बताता हूँ आपको, एरर मेडिसिन एंड लॉ। ये एलन मैरी एंड स्मिथ राइटर्स है इस किताब के, और अब यकीन मानिए 250 पेज हैं इस किताब में, सिर्फ 260 के आसपास, और 7,500 रुपये की किताब है। मैंने पढ़ी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे आपको ड्यूटी से बाहर निकलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एनेस्थेटिस्ट हो, तो कई बार जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है उसमें कंसेंट सर्जन को दी जाती है इस तरह से, दैट आई गिव कंसेंट टू दिस पर्टिकुलर सर्जन फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी, रिकवरी एंड एनेस्थेटिस्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स। अगर लिखा है एनेस्थेटिस्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स, इसका मतलब कि आप एनेस्थेटिस्ट तो हो, लेकिन आपका काम है सर्जन को असिस्ट करना। आपके पास कुछ परमिसिबल लिमिट्स है सर्जन के द्वारा जो बनाई गई है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू गो आउटसाइड। एंड इफ यू वुड हैव गॉन आउटसाइड देन इट वुड हैव कंस्टिट्यूटेड सम ऑफेंस। यहाँ पे आपको बाहर निकलना है, ठीक है ना? दोस्ती नहीं निभानी है आपको किसी के साथ। मैंने ऐसा देखा है कि 2 दोस्त है बचपन के, एक डॉक्टर खुद बचने के दूसरे को फंसा गया। दोस्ती नहीं निभानी आजकल। दोस्त तो भाई दोस्त का भी गोश्त खा जाए। आपको खुद निकलने से मतलब है, दूसरे को फंसाना भी नहीं है, उंगली नहीं करनी है उसमें, वहाँ चुप। वो काम प्रोसिक्यूशन का, आपको अपना निकलना है। ड्यूटी आपकी नहीं है, बस ड्यूटी सर्जन की है, ऐसा प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है। आपको प्रूव नहीं करना कुछ भी, आपको कोई स्टेटमेंट भी नहीं देनी। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक सर्जन हैं, तो पेशेंट कैसे आता है? पेशेंट 2 तरीके से आता है। एक आ गया डॉक्टर के क्लिनिक पे और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को एंगेज कर लिया, या फिर पेशेंट आया हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल ने जो पैनल पे डॉक्टर्स थे उसमें से किसी को एंगेज कर लिया। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल के पास आया है और आप एक सर्जन हो, डे केयर सर्जरी है, तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल OT में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रिकवरी रूम में कोई दिक्कत नहीं आई, वार्ड में आपने 1.5-2 घंटा मॉनिटर कर लिया। अब आप घर तो जाओगे ना, आप गए, पीछे से कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस समय जिम्मेदारी जो ड्यूटी ऑफ केयर है, वो ड्यूटी ऑफ केयर आपकी नहीं है, ऐसा आर्ग्यूमेंट आपको करना है। वो ड्यूटी RMO की है या फिर कोई और थर्ड सर्जन की है जो इसने हॉस्पिटल में देखा होगा उस इमरजेंसी सिचुएशन में, जब इसको बुलाया होगा। इस पर कमेंट आपको नहीं करना है।
ये काम प्रोसिक्यूशन का है, ड्यूटी आपकी नहीं है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, इनकी ड्यूटीज़ को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, कहीं पे स्पेसिफिकली कई सर्जरीज में नहीं लिखा हुआ, कईयों में मैंशनड है लेकिन कईयों में नहीं लिखा हुआ। तो ये तो लॉयर की कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करता है कि कैसे वो खेलता है इस बॉल पे। दूसरा जो एलिमेंट है वो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। पहले में थोड़ा मुश्किल था डिफेंस, इसमें बहुत आसान है। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा कुछ नहीं किया जो उसने करना चाहिए था। एग्जाम्पल्स इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट का ऑपरेशन है, कैंची अंदर ही छूट गई, मेडिसिन देनी थी, एक्सपायरी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का प्रॉपर नहीं है, एनेस्थीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गलतियां हैं, या फिर रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया, या फिर सर्जरी लेवल पे या फिर डायग्नोसिस लेवल पे कुछ ना कुछ एरर था। अच्छा, एरर, ये वर्ड भी नोट करना है, एरर। एरर मतलब नेग्लिजेंस नहीं होता। डिफरेंस है कंसेप्ट में, एक वर्ड को पकड़ना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर ऑफ जजमेंट एंड नेग्लिजेंस। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो भी रूलिंग मैं अभी बोल रहा हूं या आगे बोलूंगा या फिर नहीं भी बोलूंगा, वो सारी आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है। तो रूलिंग का नाम है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये एक तरह से भगवत गीता है मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव रूलिंग है, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। दूसरी रूलिंग है सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये कहते हैं कि जो मेडिसिन है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड। इवन द डॉक्टर हैज टेकन ऑल दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, देन ऑल्सो देयर चांस ऑफ एरर। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि अगर नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, इसका मतलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ एरर है। लेकिन अगर एरर है, वी हैव टू सी वेदर दिस एरर ऑफ जजमेंट अमाउंट्स टू नेग्लिजेंस और नॉट। और जो ये अमाउंट जो कर रहा है, क्या एसेंशियल्स है, वो हम अभी बात कर रहे हैं। आगे बताऊंगा कैसे वो एरर ऑफ जजमेंट नेग्लिजेंस में कन्वर्ट होता है। तो वापस चलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर पे। डिफेंस कैसे लेना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक एनेस्थेटिस्ट हो, आपके ऊपर एलिगेशन है कि जो ईटी ट्यूब का जो ईटी ट्यूब डालनी थी ना, वो गलत डाली है, आपने गलत तरीके से डाली है। तो सबसे पहली बात, एक एलिगेशन एंड हाउसोएवर स्ट्रॉन्ग द एलिगेशन इज, इट डजंट अमाउंट्स टू एविडेंस। प्रूफ तो करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, उसे पहले दिखाना पड़ेगा मेडिकल टेक्स्ट के थ्रू कि कैसे ईटी ट्यूब डाली जानी चाहिए थी। फिर आपके इंट्रा ऑपरेटिव नोटिस के थ्रू दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने डाली, जो कि गलत था। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ ना, आपको पूरा एक एग्जांपल में घुस जाएंगे हम। फॉर एग्जांपल, सर्जरी है एडेनॉइड की, ठीक है, यहाँ पे तो वहाँ पे क्या है, सर्जन जो है टिश्यू को रिमूव कर लेता है। टिश्यू रिमूव करने के बाद ब्लीडिंग चालू हो जाती है। नाउ द एरिया इज लाइक दिस कि स्टिचिंग वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे कॉटन पैकिंग लगा के ब्लड को सोक करते हैं। लेकिन फिर भी ब्लड जाने के चांसेस है विंड पाइप में, यानी ट्रैकिया में। तो फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये पेन जो है ये ट्रैकिया है, हवा जा रही है। लेकिन अगर इसमें ब्लड चले जाए, चोकिंग हो जाएगी, ब्लड चले गया तो इसमें, इसलिए हवा नहीं जाएगी। तो इस ट्यूब से छोटी ट्यूब, ईटी ट्यूब, एंडोट्रैकियल, इस ट्यूब से छोटी ट्यूब इसमें चली गई, ये बाहर है मुंह के, यहाँ पे लगा दिया ऑक्सीजन का सप्लाई, और कुछ मेडिसिन भी जा सकती है इसके थ्रू। ये पेशेंट के अंदर विंड पाइप में है, पेशेंट अभी बेहोश है, उसको दे दिया एनेस्थीसिया, ये बेहोश है, इसके अंदर चली गया। इससे क्या है, चोकिंग से बचता है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में। जैसे ये पेन के अंदर मैंने ये जो ये है, ये विंड पाइप है, ये ईटी ट्यूब है, एंडोट्रैकियल ट्यूब, इसके बाद भी कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे बचता है, क्योंकि जो ट्यूब डाली गई है वो एग्जैक्ट साइज की तो नहीं होगी। तो यहाँ अगर स्पेस से ब्लड चला गया तो चोकिंग के चांसेस है, इसलिए ईटी ट्यूब नहीं डालते, एनकफ्ड ईटी ट्यूब डालते हैं, उसमें बैलून होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है एक एनकफ्ड ईटी ट्यूब, यहाँ पे क्या है, ये विंड पाइप में गया, ये एक बैलून है, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से फूंक मारा मैंने और ये बैलून फूल जाएगा। उस वजह से जो आपकी विंड पाइप है उसको पूरा ब्लॉक कर देगा नीचे से, ये आउटर कवरिंग से इतना ब्लॉक कर देगा कि जो कोई खून है जा ही नहीं सकता अंदर। और अंदर ये पाइप जो है वो लगी पड़ी है, इस बैलून के अंदर भी पाइप कंटिन्यूएशन में है, कोई भी चीज़ें जा सकती है बाहर। ये है ईटी ट्यूब, एनकफ्ड ईटी ट्यूब। अब मेडिकल लिटरेचर में लिखा है कि एनकफ्ड ईटी ट्यूब डालना है, आपने लिख दिया अपनी नोटिंग्स के अंदर कि ना ईटी ट्यूब इंसर्टेड, गए आप, ईटी ट्यूब नहीं डाल सकते आप, हालांकि आपने एनकफ्ड डाली हो, लेकिन आपकी नोटिंग्स एक एविडेंस है, ऐसे दिखाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब रिकवरी करते हैं एनेस्थीसिया से, तो फिर उसमें रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, वेरियस रिफ्लेक्सेस है। फॉर एग्जांपल कफ रिफ्लेक्स, स्वेलो रिफ्लेक्स, कुछ स्वेलो कर पा रहा है कि नहीं, और एक होता है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, जब आप आ करते हैं शीशे में तो एक पीछे जीप के पीछे एक बेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, उसको कभी छू के देखिए, तो एक इनसाइड प्रेशर आउटसाइड दिस,
ये है गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स अगर आपने लिखा डन, जैसे गैग रिफ्लेक्स, इससे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, हम कुछ दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे चेक करते हैं गैग रिफ्लेक्स। ये आगे की तरफ ओपनिंग खुल गया, ये जो पीछे जीभ है, जब मान लो ये जीभ है, इसको डॉक्टर जो है यूँ पकड़ लेगा और वो जो पेशेंट है गैग रिफ्लेक्स शो करेगा। ठीक है, ये देखने के लिए कि पेशेंट जग गया कि नहीं। अगर आपने लिख दिया इंट्रा ऑपरेटिव नोटिंग्स में गैग रिफ्लेक्स डन, आप गए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रिंटेड होता है आपका फॉर्म, आपको टिक टिक मारना है या फिर क्रॉस कर देना है। अगर आपने गैग रिफ्लेक्स टिक मार दिया या फिर उसको क्रॉस करना भूल गए, तो उस केस में क्या है कि एडेनॉइड के ऑपरेशन में वहाँ पे स्टिच लगे हुए नहीं है, वहाँ पे तो बस टिश्यू फॉर्मेशन है। अगर किसी को गैग रिफ्लेक्स आपने चेक किया और उस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे ब्लड ऊज हो सकता है और चोकिंग हो सकती है, तो उस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटिव है, नहीं करते गैग रिफ्लेक्स। हालांकि आपने नहीं भी किया हो वो प्रोसीजर, उसके बाद आपने गलती से लिख दिया तो एक प्रॉब्लम है आपके लिए। मैं मानता हूँ कि आप एज अ डॉक्टर आप सर्जरी इंजॉय करते हैं, नोटिंग्स करना इंजॉय नहीं करते, लेकिन आपको मैं बताऊँ, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था, कई सालों का एक्सपीरियंस, एक लाइन में, कई सालों से कैसे फंसा हुआ था बेचारा, एक लाइन में बोला था, कहता लेट द पेशेंट डाई बट डोंट लेट देयर डॉक्यूमेंट्स डाई। मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए आपके पास। हालांकि प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रोसिक्यूशन इतनी मेहनत करता नहीं है कि पहले वो दिखाएगा मेडिकल लिटरेचर से कैसे क्या करना चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब ऐसे नहीं होता ना। वो ये दिखाएगा कि आपके नोटिस में क्या लिखा हुआ है, वो तो बोलेगा कि हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, पेशेंट तो हंसता खेलता भागता हुआ गया था ओटी में, वहाँ से कभी वापस ही नहीं आया, हमें तो पता ही डॉक्टरों ने ऐसा क्या किया हमारे पेशेंट को, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ नहीं पता इनको, बिकॉज अगर इनको ये नहीं पता कि क्या हुआ, इनको ये कैसे पता कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये कैसे पता कि मेडिकल नेग्लिजेंस के सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, विदाउट नोइंग इफ दे हैव ब्रॉट अप अ केस इन द क्रिमिनल कोर्ट, इट मीन्स द कंप्लेनेंट इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड डॉक्टर्स। तो हर पॉइंट पे आपका डिफेंस होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्रूव कर दिया, कोई बात नहीं, ड्यूटी कौन सी, मैंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं बोला था, मैंने कहा था ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। एक एक वर्ड को पकड़ना है। केयर, केयर का मतलब क्या है यहाँ पे, केयर मतलब स्टैंडर्ड केयर। स्टैंडर्ड केयर मतलब कि सेम सर्कमस्टेंस में कोई जो रीजनेबल, जो समझदार डॉक्टर जो करे, जैसी केयर दे, वो केयर है स्टैंडर्ड केयर। कितना एम्बिगुअस है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, ये केस टू केस डिटरमाइन करेगा अलग अलग। तो पता कैसे चलेगा, पता चलेगा मेडिकल लिटरेचर के थ्रू, पता चलेगा जो बॉडी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स है, जैसे दिल्ली में डीएमसी, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, उसकी अपील जाएगी एनएमसी में, तो टेस्ट लेट डाउन है। ठीक है, इंग्लैंड में केस हुआ था जिसमें बोलम टेस्ट लेट डाउन किया गया और उसको इंडियन जुडिशरी ने भी अपनाया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का नाम है मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक, और दूसरा जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो है, क्योंकि उसमें सबके बारे में बात की गई है। तो बोलम टेस्ट ये कहता है कि जो मेडिसिन है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कोर्ट किसी डॉक्टर से डिग्री ऑफ परफेक्शन डिमांड नहीं करती, डिग्री ऑफ रीजनेबलनेस तो डिमांड करती ही है। लेकिन इस बोलम टेस्ट के बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। इसमें बोला गया कि बोलम टेस्ट तो सिर्फ डॉक्टरों को बचाने के लिए आया है, क्योंकि जो डीएमसी जैसे कोई भी मेडिकल बॉडी है उसके अंदर डॉक्टर्स बैठे हैं, एक्यूजेशंस में भी डॉक्टर्स हैं, तो क्लब कल्चर हो जाएगा सब में। और दूसरी बात, बहुत ही वेग डेफिनेशन है, सिर्फ बचाने के लिए यूज़ होएगा। इसलिए इंग्लैंड में ही दूसरे केस में बोलीथो टेस्ट अपनाया गया, बोलीथो टेस्ट, और कहते हैं कि बोलम प्लस बोलीथो टेस्ट कंप्लीट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनाया है, रूलिंग का नाम है मलय कुमार गांगुली वर्सेस डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी। बोलीथो टेस्ट ये कहता है कि अगर डॉक्टर ने स्टैंडर्ड केयर भी दिया, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, मेडिकल बॉडी भी कह रही है कि ये स्टैंडर्ड केयर है, उसके बावजूद भी कोर्ट डॉक्टर को लायबल कर सकती है। अगर कोर्ट को लगे कि जो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड ही गलत है, ये इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म मेरे मन में भी है कि अगर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड गलत है तो पनिश इंडिविजुअल को नहीं कर सकते, इंडस्ट्री को करो। अगर पूरी बॉडी ने ही गलत स्टैंडर्ड बना रखे हैं तो पूरी मेडिकल बॉडी को आप सजा दो। अगर टेक्स्ट बुक में गलत पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे टेक्स्ट बुक छपती है वहाँ पनिश करो, जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ भी पनिश करो, पूरी इंडस्ट्री को पनिश किया जाए, इंडिविजुअल को पनिश करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा ऐसा क्रिटिसिज्म है। सेकेंड एलिमेंट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर में आपका डिफेंस इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर ये थर्ड एलिमेंट भी है, दैट इज द कॉजेशन लिंक। ड्यूटी प्रूव कर दी, कुछ नहीं होता, ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्रूव कर दी, कुछ नहीं होता। प्रोसिक्यूशन को ये भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर है ना, दैट इज द कॉज ऑफ इफेक्ट,
यानी कि इस केस में डेथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल के बारे में, तो फिर दैट इज द कॉज ऑफ डेथ, ये भी उसे प्रूव करना पड़ेगा। और ये कमर तोड़ स्टेप है प्रोसिक्यूशन के लिए। तो कॉजेशन लिंक प्रूव करना है, चेन ऑफ इवेंट्स है, एक भी चेन टूटी आप केस से बाहर, कॉजेशन लिंक प्रूव नहीं हुआ। ये लिंक तोड़ते कैसे हैं ये बता रहा हूं आपको, लेकिन पहले समझो लिंक बनता कैसे है। प्रोसिक्यूशन को लिंक बनाने के लिए दो चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। पहला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि कॉज ऑफ डेथ बताएगा, दूसरा है एक्सपर्ट विटनेस। एक एक करके समझते दोनों की कैसे क्रेडिबिलिटी को हिलाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत आसान है। हिंदुस्तान में हर चीज़ ओवरबर्डन्ड है, जो इंसान जितना बोझ सह सकता है उससे ज़्यादा बोझ, आप डीटीसी बस पर चढ़ जाओ, जितने लोग बैठे होते हैं उससे ज़्यादा लोग तो खड़े होते हैं। तो जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है, ऑटोप्सी सर्जन, वो कैसे बच जाएगा। पहले समझो ड्यूटी क्या है पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर की। उसको सिर्फ कॉज ऑफ डेथ को वेरीफाई नहीं करना कंप्लेंट से, उसको जितने भी कॉज ऑफ डेथ, पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ, नेचुरल या फिर नॉन नेचुरल, पूरी लिस्ट है किताबों में, उसको रूल आउट करनी है। उसको ब्रेन खोल के देखना है, हार्ट काट के देखना है, भाई कोई और बीच में दिक्कत तो नहीं आ गई जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ हुआ। अगर कॉज ऑफ डेथ कुछ और है, और चाहे ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी हो, उसके बाद भी कॉज ऑफ डेथ है कुछ और है, तो कॉजेशन लिंक क्लियर नहीं हुआ कि कॉज वही होना चाहिए, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जो ऑटोप्सी सर्जन है वो सब कुछ करने बैठेगा तो उसको कई घंटे लग जाएंगे। वो 45 मिनट 1 घंटे में सब निपटा के बस वेरीफाई करता है कंप्लेंट से और ख़त्म उसका काम। तो अगर उसने एक कॉज ऑफ डेथ भी रूल आउट नहीं किया, जो कि आपने उसे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछा वो आंसर नहीं कर पाया, तो कोर्ट के मन में डाउट क्रिएट हो गया, एंड डाउट इज इक्वल टू डेंट। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, और डिफेंस में आपको उसके केस में सिर्फ एक डेंट मारना है। कोर्ट के सामने अगर किसी गाड़ी पे डेंट है ना, तो वो गाड़ी नहीं है, केस पूरा खत्म अगर एक डाउट भी आ गया तो। और अगर आपने पोस्टमार्टम को खत्म कर दिया तो आपने तो गाड़ी डेंट क्या इंजन निकाल लिया पूरा। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट कैन स्टैंड इन सपोर्ट विद सम अदर एविडेंस। ये एक कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन इसके बेस पे, इसकी नींव पे पूरा केस खड़ा नहीं हो सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट बहुत समय से चुप थी, अब फाइनली जाके बोली है 2022 में। केस का नाम है गुलाम हसन बेग वर्सेस मोहम्मद मकबूल एंड अदर्स। तीसरी चीज़, मैं सोच रहा हूँ मैं कैमरे पे बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन आपको एक हिंट दे देता हूँ। जैसे डॉक्टर जहाँ पे वो डेड बॉडी है हॉस्पिटल में, वहाँ से सीधा उठ के तो पहुँच नहीं जाएगी पोस्टमार्टम की टेबल पे, बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले वो जाएगी मॉर्चरी में, और मॉर्चरी में क्या हाल है आपको पता ही है, वहाँ पे भी सब ओवरबर्डन है। जितनी डेड बॉडी की जगह है उससे ज़्यादा है, वहाँ पे लदी पड़ी है एक के ऊपर एक। मतलब डेड बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे, मतलब पैरों से पकड़ते हैं यूँ, उसकी डेड बॉडी गर्दन ऐसे है, उसको लेके जा रहे हैं, कहीं और पटक दिया उसको। उसके बाद कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम की टेबल पे है। तो कोई अगर चेंजेस है बॉडी में तो वो पोस्टमार्टम है या एंटीमार्टम है। मैंने तो पूरा हिंट का पूरा बता दिया आपको, वो मौत से पहले का है या मौत से बाद का है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मौत से बाद का है तो कॉज नहीं है वो। दूसरा है एक्सपर्ट विटनेस की टेस्टिमनी। अगर कोई एक्सपर्ट क्लेम करता हो भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई डॉक्टर आपके खिलाफ कोई टेस्टिमनी, कोई गवाही दे गया है, तो उसको मिटाने का एक ही तरीका है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में रगड़ दो आप। रिगरस क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसके पसीने क्या, उसका बीपी ऊपर नीचे होना चाहिए कटघरे में आपके सामने। और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कई मामले में तो कि क्रॉस एग्जामिनेशन की नीड है, क्योंकि इसके बेस पर हम किसी को पनिशमेंट ही दे रहे हैं। और ये जरूरी है क्रॉस एग्जामिनेशन चेक करना कि कहीं वो जो एक्सपर्ट है अपना को जज तो नहीं मान रहा, कहीं वो सीधा ऑर्डर तो पास नहीं कर रहा कि ये दीज पीपल आर नेग्लिजेंट। अरे भाई तू कौन होता है, ये काम तो कोर्ट का, ये भी तू ही करेगा। यू कैन ओनली गिव योर ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन कोर्ट विल डिलीवर द जजमेंट। दूसरी बात, कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी रूल आउट होता है कि कहीं वो बायस तो नहीं है एक्सपर्ट, या फिर वाकई एक्सपर्ट है या नहीं, नॉलेजेबल है या नहीं। और अगर उसकी स्टेटमेंट्स में कुछ इनकंसिस्टेंसीज है तो उसको एक्सपोज करो आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक वकील ने पूछा एक्सपर्ट से कि खाना कितनी देर में डाइजेस्ट होता है एक ह्यूमन का, तो एक्सपर्ट ने बोला 6 आवर्स। देखो केस कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन कुछ और है। कितनी देर में फूड डाइजेस्ट होता है, एक्सपर्ट ने बोला 6 आवर्स, वकील ने बोला यू आर अ फूल। इट डिपेंड्स कि खाने वाला बच्चा है या बूढ़ा है, मतलब वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है या फिर बीमार है, खाने के बाद सो गया, इसको भागने चला गया, खाने में क्या खाया उसने, क्या क्या एलिमेंट्स थे खाने के, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है वो। और एक रेंज ऑफ आवर्स है। हाउ कैन यू गिव एन आंसर 6 आवर्स? इसका मतलब आप एक्सपर्ट नहीं है, ही इज नॉट क्रेडिबल। इनकी स्टेटमेंट पे किसी को पनिश करना डेंजरस है।
लास्ट पॉइंट है हार्म, यानी कि डैमेजेस टू द पेशेंट। यहाँ पे क्या है, डेथ। ये तो फिजिकल हार्म है। इसके अलावा फैमिली को मेंटल पेन एंड एगोनी हुआ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो रिड्यूस हो गई, मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, या फिर जो पेशेंट है कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, उसका लॉस हुआ, लॉस ऑफ इनकम, ये सब वो डैमेजेस। अब प्रोसिक्यूशन इस स्टेप में माहिर है, एक्सपर्ट, वो सिर्फ यही प्रूव करता है पूरे केस में। इसके पहले वाले एलिमेंट तो कुछ प्रूव ही नहीं करता। वो बोलेगा कि पेशेंट हेल्दी था, ठीक है, माइनर सर्जरी थी, वो ओटी में गया, कहीं बाहर निकल कर ही नहीं आया, या तो डेथ हो गई, वो मर गया यार। आप मुझे समझाओ एक चीज़, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है घर में बैठे बैठे, घर वाले जिम्मेदार हैं क्या? कार्डियक अरेस्ट आ गया लोगों को भागते भागते जिम में, जिम वाले जिम्मेदार हैं क्या? तो किस लॉजिक से डॉक्टर जिम्मेदार है अगर डॉक्टर के सामने कोई मर गया तो? डॉक्टर तभी जिम्मेदार है जब उसकी नेग्लिजेंस नहीं, ग्रॉस नेग्लिजेंस से कोई मरे। क्रिमिनल केसेस में ग्रॉस नेग्लिजेंस एक नया कंसेप्ट है, ये आखिरी बॉल है आपके लिए खेलने के लिए। इस पे खेल गए तो जीत गए, वरना आउट। अगर सिविल केस में होते तो पहले 3 जो बॉल्स हैं उसी में खेलना है आपको। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस के बारे में जेकब मैथ्यू की रूलिंग में बात करी गई है, सुरेश गुप्ता की रूलिंग में बात करी गई है, और इसके अलावा बहुत सारी रूलिंग से बात करी गई है। मतलब क्या है ग्रॉस नेग्लिजेंस का, किसी को नहीं पता। बहुत वाइड स्कोप है खेलने के लिए, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस बताऊंगा आपको। ये समझाना मुश्किल है, समझना आसान है, समझने की कोशिश करिएगा आप। नेग्लिजेंस क्या है? रीजनेबल पर्सन, कोई रीजनेबल केयर ले, एक समझदार इंसान वो काम करेगा। ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ केयर भी नहीं है, एक बेवकूफ इंसान भी वो काम ना करे, इतना ऐसा काम किया है डॉक्टर ने। ये लाइन है स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर, नेग्लिजेंस इज बिलो दिस, ग्रॉस नेग्लिजेंस इज फार बिलो दिस। इतना बिलो कि पूरा एक शॉक हो एक मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, कोई बेवकूफ़ भी बोलते कि यहाँ डॉक्टर जो है पागल है। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे नींद मतलब नींद पूरी नहीं हुई डॉक्टर की 2-3 दिन से अच्छे से, उस वजह से ऑपरेशन में ठीक से फोकस नहीं लगा उसका, और ऑपरेशन ख़राब हो गया, डेथ हो गई। तो ये क्या है? नेग्लिजेंस। लेकिन डॉक्टर नशे में धुत था, ड्रग्स लेके ऑपरेशन कर रहा था कबीर सिंह की तरह से, डेथ हो गई उसमें, तो वो क्या है? ग्रॉस नेग्लिजेंस। और भी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जैसे कि राम का ऑपरेशन करना था, शाम का कर दिया, राइट हैंड का करना था, लेफ्ट हैंड का कर दिया, ठीक है ना, पेट का करना था, टॉवल अंदर छूट गया, पेट में ही छूट गया, सील दिया, ऊपर से स्टिचिंग कर दी। ये सब क्या है? मैटर ऑफ शॉक। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप अपोलो हॉस्पिटल हो, ठीक है, आपने रिप्रेजेंट किया पेशेंट को कि उसका ना सर्जरी थी गॉल ब्लैडर की, ठीक है, आपने उसे रिप्रेजेंट किया कि हम आपको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, MCH लेवल के डॉक्टर से आपका सर्जरी करवाएंगे, लेकिन पेशेंट की हो गई डेथ। बाद में पता चला कि जिसने सर्जरी करी है ना उसकी डिग्री MCH नहीं थी, MS थी, एक लेवल नीचे। तो क्या ये नेग्लिजेंस है क्या अपोलो के पार्ट पे? नहीं है। क्यों है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नेग्लिजेंस। एसेंशियल्स कहाँ पूरे हुए? ब्रीच ऑफ ड्यूटी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टैंडर्ड केयर था। स्टैंडर्ड केयर क्या बोलता है मेडिकल साइंस की? MS जो है वो सर्जरी कर सकता है, उसने करी थी। हाँ, रिप्रेजेंटेड लेवल ऑफ ड्यूटी पूरा नहीं हुआ, तो ये केस नहीं बनता मेडिकल नेग्लिजेंस का, ये बनता है डेफिशिएंसी इन सर्विस। हमने कोई सर्विस प्रॉमिस करी थी, वो हमने पूरी नहीं करी, डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो जो क्रिमिनल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहब के पास 1 मिनट खड़ा करके 2 सवाल पूछने की भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन है क्रिमिनल, वो जुरिस्डिक्शन है कंज्यूमर कोर्ट के पास डेफिशिएंसी इन सर्विस में। इस लेवल की बहस होती है वहाँ पे। फिर मतलब वहाँ पे आपको फैक्ट पे नहीं खेलना, लॉ पे खेलना है। फैक्ट का मतलब है अपनी गर्दन देना, फैक्ट बता दिया सारा का सारा, मतलब जज साहब गर्दन ले लो हमारी, जहां जगह मिले मरोड़ लेना नहीं, आपको फैक्ट उतना ही देना है जितना आपके बचने के लिए जरूरी है। लॉ ये कहता है, फैक्ट कहता है मैंने ये काम किया, लॉ ये कहता है ये काम नहीं करना, मैंने वो काम नहीं किया, ये लो फैक्ट, बस काम खत्म। उससे ऊपर कुछ नहीं भावनाओं में बह के। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन लगता है समय बहुत ज़्यादा हो गया और आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी 3-4 चीज़ें मैं बोलूँगा। सबसे पहली बात कि जो केसेस हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, ऐसे फ्रिवलस केसेस बंद होने चाहिए, वरना एक समय आएगा कि जो डॉक्टर्स हैं ना, जजेस के, वकील के और पुलिस वालों के, ऑपरेशन छोड़ो ट्रीटमेंट तक नहीं करेंगे। और जेकब मैथ्यू में भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ये जो मेडिकल एक्सीडेंट को मेडिकल नेग्लिजेंस दिखाओगे आप और इन पर क्रिमिनल केसेस ठोकोगे फालतू में, तो इनका ना हाथ कांपेगा ऑपरेशन करने में, और ये खुद की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और पेशेंट की सेफ्टी के बारे में बाद में सोचेंगे। खैर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, जैसे रेस इस्पा लोक्यूटर मैंने अभी छोड़ दी, कि क्रिमिनल केस के बारे में वीडियो है, इस पर कभी और बात करूँगा, बहुत लंबा टॉपिक है। फिर विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स इन दिस केसेस, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट,
ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और जैसा भी कंसेंट आप ले रहे हो गलत ले रहे हो, उसी में फंसते हो आप लोग। कैसे लेनी चाहिए ये बताऊंगा कभी आपको। तो वीडियोस आएंगी आपके सामने, पता नहीं चलेगा आपको अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दो, वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।